नमस्कार, दीपजीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे देश में एक साथ चुनाव, यानी कि जो पिछले कई वर्षों से मुद्दा चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। इससे संबंध में आज ये चर्चाएं काफ़ी इसलिए प्रमुख हो गई है कि केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि अगर इस प्रकार से सुविधा हमें मिल जा रहा है कि देश में एक साथ एक चुनाव हो जाए तो उस पर रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। नमस्कार, मैं दीपक कश्यप आप लोगों के बीच में लाया हूं वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा, और जिससे आपको गंभीरता से हर मुद्दे को, हर एक पॉइंट को समझाया जा सके, जिससे आप एक स्वतंत्र और जागरूक नागरिक बन सके। चलिए आइए हम जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि ये मुद्दा आखिर उठा क्यों। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया, जिसको भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का कार्य यह है कि इस मुद्दे पे सिफारिश लाना कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हो रहा है, इसमें किस प्रकार से कौन कौन सी सिफारिशों और सुझावों सलाहों के साथ इस प्रकार के मुद्दे को आसानी से समाधान किया जा सके। चलिए हम चर्चा करते हैं कि ये मामला है क्या। एक साथ एक चुनाव, इसका यह मतलब है कि देश में जब एक साथ लोकसभा, राज्य की विधानसभा, पंचायत और नगर पालिका का एक साथ चुनाव, इसका मतलब यह है कि मतदाता को यह सुविधा देना कि जब आप मतदाता केंद्र पे जाएं, मतदान केंद्र पे जाएं वोट डालने के लिए, तो आपको एक ही दिन में आपके क्षेत्र के सांसद को चुनने का भी अधिकार हो, विधानसभा के विधायक को चुनने का भी अधिकार हो, पंचायत के मुखिया का भी चुनने का अधिकार हो, और नगर पालिका के चेयरमैन और सभासद को भी चुनने का, पार्षद को चुनने का भी आपको अधिकार हो। इससे देखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे देश में एक ही तारीख, एक ही तिथि के अंदर चुनाव करा दिया जाए। नहीं, जिस प्रकार से अभी किसी राज्य में चुनाव होता है तो प्रशासन अपनी सुविधा अनुसार, यानी इलेक्शन कमीशन अपनी सुविधा अनुसार कई चरणों में क्षेत्रों के हिसाब से चुनाव कराती है, उसी तरह पूरे भारत में ही कई चरणों में चुनाव होगा, लेकिन चुनाव के दिन एक ही दिन मतदाता को एक ही मतदान केंद्र पे अपने सांसद, विधायक, मुखिया और चेयरमैन को चुनने की सुविधा होगी। चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर देश में एक साथ चुनाव कब हुआ था, आखिर हमको इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसके बारे में हम पहले इतिहास को समझेंगे और हम ये जानेंगे कि आज इसका डिमांड बहुत तेज़ी से क्यों हो रहा है और सरकार का आगे का रुख इसमें क्या होना चाहिए। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो पहले हम इतिहास जान लेते हैं कि भाई देश में पहली बार एक साथ चुनाव कब हुआ था। तो देखिए, जब हम 1947 की जब हमारी आज़ादी मिली थी, जब उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो देश में एक सबसे प्रमुख और बड़ा संगठन कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसका फ़ायदा यह हुआ कि जब 1952 में पहली बार चुनाव हुआ तो कांग्रेस सभी राज्यों के विधानसभाओं में बहुमत के साथ साथ केंद्र में भी बहुमत के साथ आई। तो पहली बार 1952 में एक साथ जब चुनाव हुआ था तो पहली बार 1952 हुआ। उसके बाद यह सिलसिला 1967 तक चलता रहा। 1967 तक देखिए, देश में जब एक साथ चुनाव होता था लोकसभा और विधानसभा का, तो जनता भी उसी प्रकार से जागरूक थी, उसको भी उसी प्रकार से मेंटालिटी बन गई थी कि किस प्रकार से केंद्र में किसको चुनना है और किस प्रकार से विधानसभा में किसको चुनना है। तो समस्याएं नहीं होती थी। लेकिन हुआ क्या, उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत तेज़ी से उदय हुआ। उसके बाद 1967 के बाद 1967 के बाद कुछ राज्यों में अल्पमत की सरकार बनी, यानी कि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। तो जब क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ तो कांग्रेस एक तरीके से एक विकल्प के रूप में रही वहाँ पे। तो अल्पमत का सरकार बनी, और जब अल्पमत का सरकार बना तो सरकार गिरना, सरकार में अविश्वास, सत्ता में अविश्वास प्रस्ताव लाना और राष्ट्रपति शासन का सिलसिला शुरुआत हुआ। तो ऐसे में कुछ राज्यों में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा या कुछ राज्यों में राष्ट्रपति के शासन द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के कारण विधानसभा भंग हुआ। तो जब विधानसभा भंग हुआ तो उसके बाद पुनः प्रयास किया गया 1970 में।
1970 में क्या हुआ कि 1970 के लोकसभा समय से पूर्व ही भंग हो गए और उसके बाद उसी समय अंतराल में कई विधानसभाओं के जो कार्यकाल समाप्त हो रहे थे। तो 1971 में पुनः प्रयास किया गया, यानी कि 1952 से 1967 चला। उसके बाद 1971 में पुनः प्रयास किया गया कि एक साथ चुनाव पूरे भारत में हो। उसके बाद ये हुआ कि फिर वही सिलसिला स्टार्ट हुआ कि नए नए पार्टियों का उदय हुआ, नए नए क्षेत्रीय पार्टी बने और फिर राज्यों के विधानसभाओं में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होना, उसके बाद अल्पमत की सरकार बनना, फिर भंग होना, फिर नए सिरे से 5 वर्ष के लिए चुनाव होना। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 1983 में पुनः प्रयास किया था। 1983 में पुनः प्रयास किया था कि एक साथ चुनाव हो, लेकिन कई राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल की जो समय चक्र है वो कई बार डिसबैलेंस हो गया था। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन और सरकार इस मुहिम में असफल हुई। हालांकि एक साथ चुनाव कराने के लिए सरकार कई बार समितियों का गठन किया, अन्य समितियां एवं अन्य दलों से रिपोर्ट भी मांगी, अन्य संस्थाओं से रिपोर्ट भी मांगी, लेकिन उसका कोई सकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक लाभ हमें नहीं मिला। तो आइए जानते हैं इसके पक्ष और विपक्ष में एक साथ चुनाव कराने के क्या फ़ायदा होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो अगर हम पक्ष की बात करते हैं तो पहली बार जो है बार आचार संहिता, जो बार आचार संहिता लगता है उससे हम बच सकते हैं। जैसे कि आप जरा ध्यान देंगे, इस बात को, मुद्दे को समझेंगे। जब आचार संहिता लगता है तो किसी भी प्रकार का उद्घाटन, किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना के संबंधित कोई नया बजट या फिर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होता है। इससे क्या होगा कि शासन सत्ता में जो पार्टी रहती है उसके ऊपर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो लाभ ले लेती है। इसलिए आचार संहिता के माध्यम से इस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। तो इससे क्या है, जो डेवलपमेंट की जो ग्रोथ का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। ऐसे में अगर बार रुकावट होगी तो बार आचार संहिता जब लगता है तो जो दीर्घकालिक कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें बार बाधाएं आती है। तो पहला जो है, अगर पक्ष में हम बात करते हैं तो आचार संहिता से हम बार बच जाएंगे, जिससे जो अवसंरचना का विकास होता है बहुत तेजी से, वो अब समस्या नहीं होगी जो रुकने की। दूसरा क्या है कि जो खर्च, बार चुनाव कराने से खर्च, देखिए खर्च आप देखिए 2 स्तर पे समझिए इस खर्च को। पहला जो खर्च है, एक तो इलेक्शन कमीशन का खर्च बढ़ जाता है। इलेक्शन कमीशन के खर्च के अलावा पार्टियों के खर्च बढ़ जाते हैं। पार्टी बार विज्ञापन कराने के लिए, जो एक तो शासन सत्ता में जो पार्टी रहती है, एक तो वो इस प्रकार से धांधलियाँ करती हैं कि वो सिर्फ किसी प्रोजेक्ट और किसी योजना के नाम पे अपने पार्टी का प्रचार करते हैं और पार्टी के प्रचार करने के लिए पूरे रोड पे बैनर और तमाम टीवी विज्ञापन पे लग जाते हैं, जो करोड़ों रुपया का बर्बादी होता है। इससे एक लाभ ये होगा कि पार्टी के साथ साथ शासन सत्ता भी खर्च से बचेगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगला कि सुरक्षाकर्मी। जैसे कि जब बार चुनाव अगर नहीं होगा, तो अगर राज्यों में कई बार चुनाव होते हैं तो सुरक्षाकर्मी का सबसे बड़ा इशू होता है कि भाई अगर कोई विवादित यानी कि सेंस कोई थोड़ा सांप्रदायिक या सेंसिबल कोई राज्य है, जैसे कि जहाँ पे जागरूकता थोड़ा कम है, साक्षरता दर काफ़ी नीचे है या लाल फीता स्याही है, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ा सा विवाद की स्थिति बन सकती है, तो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से संबंधित समस्याएं बार आती है। और इलेक्शन कमीशन का जो अभी 2019 का चुनाव हुआ था, तो उसमें जो इन्होंने खर्च बताया था लगभग जो है 1000 करोड़, नहीं सॉरी, लगभग 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ इलेक्शन कमीशन ने अपना खर्च बताया था। तो जब एक साथ चुनाव होगा तो उसी खर्च में लगभग हम पूरे राज्य के विधानसभाओं और लोकसभाओं और क्षेत्रीय चुनावों को हम एक साथ समेट देंगे, तो जिससे भारत के राजस्व पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसकी हम जो
चुनाव कराने के बाद जो महंगाई बढ़ती है, जो टैक्स के माध्यम से जनता से पैसे वसूले जाते हैं, शायद उससे जनता को राहत मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला अगर हम समझेंगे इसमें कि और क्या लाभ हो सकते हैं, तो अगर हम ये देखेंगे कि एक साथ चुनाव होगा, तो अगर आप इस पर चर्चा करें, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो अक्सर हम देखते हैं जातिगत समीकरण बनने लगते हैं, ध्रुवीकरण होने लगता है, और ऐसे ऐसे मुद्दे ऐसे हावी हो जाते हैं, ऐसे भ्रामक समाचार फैलते हैं, जिससे विकास में जो देश का और राज्य का विकास का जो स्पीड होता है, जो गति होती है, वो बाधित होती है। अक्सर ऐसे भ्रामक किसी व्यक्ति, संस्था या दल के प्रति, इस प्रकार से जाति के प्रति इस प्रकार से भ्रामक समाचार या भ्रामक फैलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो औद्योगिकीकरण है या फिर जो निवेश है वो प्रभावित होती है। और दूसरी चीज़ का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है समाज में की स्थिरता, समाज में स्थिरता जो है ख़त्म होने लगती है। तो इसका एक सबसे अच्छा प्रभाव ये होगा कि अच्छा कि देश सांप्रदायिकता से मुक्त हो सकता है। कि मतलब कि अगर अक्सर आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम, जिसको कोई मुद्दा नहीं मिलता वो अक्सर हिंदू मुस्लिम करता है, धर्म की राजनीति करता है, तो इस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर एक साथ चुनाव न कराया जाए तो इस प्रकार से समस्याएं बनी रहती हैं, और अगर एक साथ चुनाव करा दिया जाए तो इस प्रकार से समस्याओं से समाधान हमको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जब एक साथ अभी हाल के घटनाओं में आप देखेंगे तो जब एक साथ चुनाव कराने की बात अभी नहीं चल रही है, तो जब बार बार चुनाव होते हैं तो अक्सर पार्टियों के द्वारा या शासन सत्ता के द्वारा लोक लुभावने लालच दिए जाते हैं जनता को। जैसे कि मान लीजिए अभी 5 केजी गेहूं और ये तमाम जो सुविधाएं मिल रही हैं, तो एक तरीके से सीमित कर दिया जाता है, बिल्कुल सीमित कर दिया जाता है, और दूरदृष्टि नहीं रहती है, ना शासन की दूरदृष्टि रहती है, ना पार्टी की दूरदृष्टि रहती है। क्योंकि लोकतंत्र एक तरीके से भीड़ तंत्र है। भीड़ तंत्र का मतलब क्या है कि यदि आपको बहुमत मिला तो बहुमत के लिए किसी भी प्रकार से लोक लुभावने वादे करके बार बार चुनाव जीतते हैं, और सत्ता के हमेशा खोने का डर होता है। तो इस प्रकार से हम बच सकते हैं। और इसमें चुनौतियाँ क्या आती हैं, क्या आ सकती हैं? चुनौती अगर हम देखेंगे कि भाई एक साथ चुनाव कराने में क्या क्या चुनौती हो सकती है, तो पहला चुनौती ये हो सकता है कि संचालन की चुनौती। जैसे कि मान लीजिए अभी हाल ही में अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव में अभी समय है। तो ऐसे में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर किसी राज्य की विधानसभा 5 वर्ष की है, तो यदि और अगर उसको लोकसभा के साथ अटैच करना है, तो या तो इसको लोकसभा तक का कार्यकाल बढ़ाया जाए, यानी कि जो 5 वर्ष है इसको 8 वर्ष या 7 वर्ष किया जाए, जब तक लोकसभा का दिन या तारीख नज़दीक नहीं आता है, या तो जो 5 वर्ष का है इसको 2.5 या 2 वर्ष कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि लोकसभा के चुनाव तिथि के साथ ये तालमेल बना सके। तो सबसे बड़ी समस्या संचालन की है कि जहाँ पे जो लोकसभा तिथि के साथ जो मैच कर रहे हैं, एक वर्ष के साथ मैच कर रहे हैं, उसमें तो चुनाव कराने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या क्या होगा कि किसी राज्य में बहुमत की सरकार बन गई है और उसको 5 वर्ष शासन करने का अधिकार मिला है, और अचानक से आप उसको ये कहेंगे कि नहीं भैया आपका 2 वर्ष के लिए समाप्त कर दिया जा रहा है, आप एक संविधान संशोधन कर दिया गया 368 के तहत, अब आपका 2 वर्ष के बाद शासन समाप्त कर दिया जाएगा और लोकसभा के साथ एक साथ चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों का भी उल्लंघन होगा और शासन सत्ता में जो पार्टी है उसके भी अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो इसमें विचार करना होगा कि आगे सरकार को किस प्रकार से करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा जो समस्या होगा, इसमें ज़रा ध्यान देंगे। सबसे बड़ा समस्या ये होगा कि अभी हमारे देश में एक चलन होता है अविश्वास प्रस्ताव लाने का, या फिर अगर किसी की मृत्यु हो गई या फिर कोई अपना संसदीय या विधानसभा क्षेत्र से रिजाइन दे देता है या फिर उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वहाँ पे चुनाव किस प्रकार से होंगे और उस चुनाव का परिणाम क्या होगा और उसका कार्यकाल क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए केंद्र सरकार में कोई अल्पमत की सरकार है या फिर कोई गठबंधन की सरकार है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उस चुनाव को और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उस सरकार को गिरा दिया जाता है, तो फिर विकल्प क्या होगा। पहला तो इसमें क्या है कि कुछ संवैधानिक संशोधन करने होंगे,
संवैधानिक संशोधन करने होंगे। ठीक है, संवैधानिक संशोधन आपका कहाँ कहाँ पे होगा? पहला होगा अविश्वास प्रस्ताव सहित चुनाव, उपचुनाव आदि से कई संविधान संशोधन, जैसे कि आर्टिकल 43, आर्टिकल 43, 83, 85। ठीक है, आर्टिकल 83, 85, 172, 174, 172, 174 और 356। 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगता है उसमें आपको संशोधन करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसमें तो हमने आपको ये बता दिया कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को गिरा दिया जाता है, लेकिन इसका एक अच्छा समाधान ये हो सकता है कि यदि आप किसी के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, किसी शासन संस्था के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ आपको एक विश्वास प्रस्ताव भी लाना होगा। विश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, हम इनकी अध्यक्षता या फिर इनके प्रतिनिधित्व में हम शासन नहीं चलाएंगे, तो आपको जनता या संसद के सामने एक विकल्प रखना होगा कि हाँ ठीक है, अगर आप इस सरकार का बहिष्कार कर रहे हैं तो आपके सामने एक जो गठबंधन है या फिर जो बहुमत की सरकार है वो कौन सी है। तो इसमें एक संशोधन ये हो सकता है कि कोई भी पार्टी या फिर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव तब लाएगा जब वो पहले विश्वास अपना जुटा लेगा, जिससे ये होगा कि अगर सरकार गिर रही है तो संसद को एक प्रतिनिधित्व करने वाली मजबूत सरकार मिले, जिससे वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर सके, दोबारा चुनाव कराने की समस्या न हो। दूसरा क्या है कि अगर बाय द फैक्ट कहीं पे कोई विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति रिजाइन देता है या फिर उसकी मृत्यु होती है, जहां पे उपचुनाव कराने की समस्या हो, उपचुनाव कराने की समस्या हो, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जितने कार्यकाल के लिए, जैसे कि मान लीजिए अगर 5 वर्ष या 3 वर्ष के लिए कार्यकाल अगर बचा हो उसका, तो सिर्फ उतने समय के लिए ही उसका वहाँ पे चुनाव कराया जाए। या फिर अगर किसी विधानसभा की सरकार भंग हो रही है, विधानसभा में अगर भंग हो गया या फिर कोई वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया, तो अगर वहाँ पे 6 महीने के अंतराल में 6 महीने के अंदर कोई चुनाव लोकसभा का होने वाला है, तब तो ठीक है, तब तक आप राज्यपाल या राष्ट्रपति के माध्यम से वहाँ पे राज्यपाल या राष्ट्रपति के माध्यम से वहाँ पे शासन चला सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने से अधिक का समय है तो आप वहाँ पे चुनाव कराकर मात्र जितने 8 महीने, 1 वर्ष या फिर जितने समय के लिए वहाँ पे कार्यकाल बचा है, सिर्फ उतने समय के लिए ही वहाँ पे नई सरकार का गठन करें, जिससे क्या होगा कि जो समय तालिका है, जो कैलेंडर है, चुनाव का कैलेंडर रहेगा, वो बाधित ना हो। तो इसमें एक ये आपका कर सकते हैं। दूसरा समस्या क्या हो सकता है, इसके अलावा जो सबसे समस्या क्या होता है, ईवीएम के लिए रख रखाव, जैसे कि बहुत सारे वीवीपैट, ईवीएम और वीवीपैट, एक तो ये दुगने स्तर पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि लोकसभा के लिए अलग से ईवीएम मशीन रहेगा, राज्यसभा विधानसभा के लिए अलग से ईवीएम मशीन रहेगा, क्षेत्र पंचायतों के लिए अलग से मशीन रहेगा, क्योंकि एक ही ईवीएम मशीन में हम सभी राज्यसभा, विधानसभा और पंचायतों के सभी जो नेता होते हैं, जो पार्टी होती है, उनका हम नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा ईवीएम मशीन और वीवीपैट की आवश्यकता होगी। और सबसे बड़ी समस्या तो होगी इनके रख रखाव की, क्योंकि अक्सर आप चुनाव में देखते हैं कि ईवीएम की धांधली की समाचार या फिर ईवीएम के अदला बदली या फिर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर काफ़ी भ्रामक समाचार या फिर संदेहजनक आपको फोटो, वीडियो, विज्ञप्ति मिलती रहती है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी कि ईवीएम और वीवीपैट की जो समस्या है उससे कैसे शासन सरकार जो है इसको समाधान करता है। ठीक है, उसके साथ उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि देखिए, जो चुनाव होता है, चुनाव में क्या होता है कि क्षेत्र की जो विधानसभा की राज्य की विधानसभा की समस्याएं अलग होती हैं, केंद्र स्तर पे समस्याएं अलग होती हैं। तो अक्सर क्या हो कि जनता जो है उनके सामने कभी कभी ये होता है कि क्षेत्रीय समस्या राष्ट्रीय मुद्दों पे भारी पड़ सकती है, राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय समस्या पे मुद्दों पे भारी पड़ सकते हैं। तो ये समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए कब जनता के सामने जब विकल्प होता है, ज़्यादा जनता के सामने जब विकल्प होता है तो वो क्या है कि
चुनाव करने में उसको आसानी होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे कि दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में जब लोकसभा का चुनाव था तो आप ये देखेंगे वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ की सभी सीटों पे जीत गई। क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जब लोकसभा का चुनाव था तो मुद्दा क्या था, मुद्दा यही था कि राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि एनसीआर लागू करना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना, भारत की जीडीपी को विकास करना, ठीक है, इस प्रकार से तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जनगणना के, नागरिक संशोधन के, इस प्रकार के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर जब चुनाव लड़ा जाता है, बॉर्डर के, सुरक्षा के, दूसरे देशों से हमारा किस प्रकार से संबंध रहेगा, तो ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो इसमें जब राष्ट्रीय मुद्दा का था तो इसमें देखिए दिल्ली की जो जनता थी, भारतीय जनता पार्टी, वो एक सेंट्रल की जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसको उन्होंने विकल्प के रूप में चुना और सभी सीटों पे, दिल्ली की सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीती। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरा पहलू ये देखते हैं कि जब वहाँ पे विधानसभा का चुनाव था तो विधानसभा का चुनाव में यही परिणाम आप देखिए कि जो वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सभी सातों के सातों सीटों को जिता देती है, वही सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देती है। यानी कि 67 से 68 सीटों पे लगभग आम आदमी पार्टी विजयी होती है। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि खुद सोचिए कि जब राष्ट्रीय मुद्दे थे तब वहाँ पे जनता इतने जागरूक था कि केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को चुना, और जब क्षेत्रीय मुद्दे थे, हावी थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, एजुकेशन, ये सब मुद्दे थे, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी को चुना गया। तो इसका यह मतलब नहीं कि आम आदमी पार्टी शिक्षा के लिए करती है, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के लिए नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ये है कि जब जनता के पास विकल्प रहता है कि उसके नज़दीक कौन है, कहीं ऐसा नहीं कि सत्ता सेंट्रलाइज हो जाए, जैसे कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो मोदी जी तो दिल्ली में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश का विकास कैसे करेंगे, छत्तीसगढ़ का विकास कैसे करेंगे, झारखंड का विकास कैसे करेंगे, राजस्थान का विकास कैसे करेंगे। तो आपको मध्य प्रदेश का विकास करने के लिए मध्य प्रदेश का एक चेहरा तो लाना पड़ेगा ना, कि हाँ, जो वहाँ के सेंट्रलाइज करे, वहाँ की समस्याओं को समझे, वहाँ को जाने। तो इसी प्रकार से जब जनता के पास विकल्प रहता है अपना नेता चुनने का, तो वहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दे को अलग देखती है और राष्ट्रीय मुद्दे को अलग देखती है। तो ये समस्या एक बन सकती है। दूसरी समस्या ये है कि रोजगार के अवसर, जब चुनाव बार बार होते हैं तो अक्सर आप देखते हैं वैकेंसियां बहुत आती है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए बिहार में चुनाव होने वाला है और उसके साथ ही अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो बिहार तेजस्वी सरकार ने लगभग 1,32,000 लगभग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा है। तो ऐसे में अब उसको चुनाव के नज़रिए से देखिए या फिर वहाँ का अपना किसी भी तरीके से देखिए ये, लेकिन हाँ, चुनाव के वजह से तो कम से कम 1,32,000 लोगों को रोजगार तो मिला। कम से कम चुनाव के डर से रोजगार मिल रहा है। अभी देखिए 2019 में था, 2019 का जब चुनाव होने वाला था उत्तर प्रदेश में वैकेंसियों की भरमार थी। अभी जो है चुनाव होने वाला है तो तमाम उत्तर प्रदेश में अन्य जगह वैकेंसियों की भरमार आने वाली है। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो सरकार को डर होता है, युवाओं का रोजगार का डर होता है। तो इसी लालच में वो एक तरीके से बार बार रोजगार, तो हम लोग भी जो विद्यार्थी वर्ग है वो अक्सर अब एग्जाम कैलेंडर को फॉलो नहीं करते, विद्यार्थी वर्ग चुनाव को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ ये चुनाव आने वाला है तो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो यही नियम चलता है। तो अगर 5 वर्ष में एक साथ चुनाव होगा तो सरकार जो है ना, जो शासन में जो बहुमत में रहेंगे वो विलासी हो जाएंगे। विलासी का क्या मतलब, फिर वो सोचेंगे यार चलो ठीक है 5 वर्ष तो कोई चुनाव नहीं है, लास्ट के 1 वर्ष में काम करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जब एक साथ चुनाव हो जाएगा तो 4 वर्ष 3 वर्ष उनको अय्यासी करने का या फिर एकदम तानाशाही रूप से काम करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि दोबारा तो चुनाव होना नहीं है 5 साल के बीच में, तो 5 साल वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है कि अगर शिक्षित और जागरूक, जिनका दूरदृष्टि देश को विकास करने के लिए, ऐसी शासन करने के लिए कोई पार्टी सत्ता में नहीं आई, तब तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज हम समझेंगे कि इससे क्या होता है कि अब अगली समस्या क्या हो जाएगी कि जब बार बार चुनाव होता है देश में, जब बार बार चुनाव होता है तो जनता के बीच में नेता और जो जनता के बीच में पार्टी नेता किसी न किसी कारण से पहुंचते रहते हैं। अगर बार बार चुनाव नहीं होगा, जब 5 वर्ष में एक बार ही चुनाव होगा तो जनता के बीच में नेता नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे में क्या है कि शासन से, प्रशासन से, सत्ता से और जनता से टूट जाएगा संबंध। ऐसे में क्या है कि नए
समुदाय का जन्म होगा, वो समुदाय होंगे जो एजेंट होते हैं, जो सरकार शासन सरकार में जो पार्टियां होती हैं उसमें किसी पद पे रहते हैं और वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन की दलाली करते हैं। ठीक है, ऐसे वर्गों का बहुत तेज़ी से विकास होगा और वो जो है जनता के प्रति जवाबदेही ना होकर पैसे के प्रति जवाबदेही होंगे। तो इस प्रकार से समस्याएं हो सकती है। हालांकि एक साथ चुनाव कराने में फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब हम पहले इस पर रिपोर्ट जान लेते हैं कि अगर सरकार ने कौन कौन सी प्रयास किए इस पर रिपोर्ट लाने के लिए कि कौन सी। देखिए, एक विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट आती है। विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट आती है। ठीक है, इसमें एक साथ चुनाव कराने की जब बात की गई है तो इसमें यह कहा गया है कि एक साथ चुनाव तभी कराए जा सकते हैं जब जो विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल हो एक साथ कर दिया जाए, या तो विधानसभा के कार्यकाल को घटा दिया जाए या तो लोकसभा कार्यकाल को घटाकर एक तिथि पर ला दिया जाए। विधि आयोग का कहने का ये मतलब था। ठीक है, उसके बाद कार्मिक लोक शिकायत और कानून न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट में यह कहा गया कि चुनाव 2 चरणों में कराया जाए। जैसे कि अगर पूरे विधानसभा का चुनाव कराना है, पूरे भारत के विधानसभा का चुनाव कराना है तो एक बार करा दीजिए पूरे विधानसभा का चुनाव पूरे देश में, एक साथ सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव करा दीजिए, एक तिथि निर्धारित कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 2019 में चुनाव हुआ था। ठीक है, 2019 में चुनाव हुआ था। तो अब अगर 2019 में चुनाव हुआ था तो 2019 में करा दीजिए लोकसभा का चुनाव सभी राज्यों का और 2022 में करा दीजिए विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का करा दीजिए और 2022 में विधानसभाओं का करा दीजिए। तो एक तिथि निर्धारित कर दीजिए लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए और उसी कालखंड में सभी का चुनाव कराया जाए। ठीक है, अगला हम कड़ी में चलते हैं। अगली कड़ी हम देखते हैं नीति आयोग का विमर्श पत्र 2017। नीति आयोग का विमर्श पत्र 2017। ठीक है, इसमें हम देखते हैं इन्होंने भी यही कहा था कि नीति आयोग विमर्श पत्र 2017 में इन्होंने कहा था कि जब तक लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल हैं उसको समीप नहीं लाया जाएगा तब तक एक साथ चुनाव कराना बहुत जटिल समस्या है। क्योंकि जैसे ही आप किसी 5 वर्ष जो नई सरकार के लिए 5 वर्ष बहुमत में आई है आप उसके सामने ये प्रस्ताव रखेंगे तो उनका कहने का यही मतलब है कि हमारे पास तो अभी 5 वर्ष शासन करने का समय है, आप 5 वर्ष बाद इसको संशोधन करें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पक्ष और विपक्ष पे चर्चा किए और इस पर हमने ये भी चर्चा किया कि कौन कौन सी नीतियाँ, कौन कौन सी संस्थाएं इस पे वर्क किया। अगर हम इस पे चर्चा करें कि सरकार इस पे आगे की राह पे क्या कर सकती है, कि सरकार को आप क्या सुझाव दे सकते हैं कि आगे की राह क्या है, कि अगर सरकार एक साथ चुनाव कराना चाहती है तो सरकार को सबसे पहले जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जागरूकता अभियान के तहत सबसे पहले कि जनता को ईवीएम के यूज़ के बारे में बताना चाहिए। उसके बाद इसको समय समय पे ईवीएम किस प्रकार से सुरक्षित है जनता के बीच में आकर अपने ट्रस्ट के माध्यम से जो समितियां हैं, जो संस्थाएं हैं, जो क्षेत्र पंचायतें हैं उसमें समिति बनाकर जनता के बीच में ईवीएम से संबंधित जितने भी सुरक्षा उपयोग से संबंधित जितने भी इसके मुद्दे हैं उसको समाधान करना चाहिए। साथ ही उसके बाद जनता को सरकार को साक्षरता दर पे ज़्यादा से ध्यान देना चाहिए। उसके साथ अगर इस प्रकार से चुनाव कराना है, जैसे कि महिला आरक्षण में इन्होंने ये कहा था कि 2029 के बाद ये लागू होगा, उसी प्रकार से अगर इनको चुनाव कराना है तो चुनाव कराने के लिए कम से कम ये अब से जो है कोई संविधान संशोधन करें और 15 वर्ष बाद का ये लक्ष्य रखें कि 15 वर्ष बाद इस तिथि में लोकसभा और विधानसभा और क्षेत्र पंचायत एक साथ चुनाव करेंगे, जिससे फायदा यह होगा कि जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां इस प्रकार से अपने आप को तैयार करेंगी कि राष्ट्रीय मुद्दे पे किस प्रकार से उनको फेस करना है और क्षेत्रीय मुद्दे पे किस प्रकार से फेस करना है। उसके साथ ही जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं वो किस प्रकार से अपना बात रखेंगे, उनके लिए भी एक समय मिल जाएगा। साथ ही
1960-67 में यानी कि 1970 के दशक में एक साथ चुनाव कराया गया था। तब से और अब तक लगभग 53 वर्ष बीत चुका है और 53 वर्ष के बीच में एक बड़े पीढ़ी का, एक बड़े गैप का अंतराल आ चुका है। तो अगर आप इसी समय एक साथ चुनाव कराते हैं तो कहीं न कहीं जनता मानसिक रूप से तैयार नहीं है और कहीं न कहीं जागरूकता नहीं है कि एक साथ चुनाव कराने में उसको क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, वो जज नहीं कर पाएगी। कभी कभी राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, कभी कभी क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जनता की मानसिकता को उस स्तर पर लाना होगा कि एक साथ चुनाव कराने के क्या क्या लाभ हैं और जो जो चिंताएँ और जो जो चुनौतियाँ हैं उसको जनता के साथ मिलकर समाधान करना चाहिए। चलिए हम इस पूरे मुद्दे को आसानी से समझे हैं। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने के लिए, जिसमें आपको सुपर 30 का एक बैच चलाया जा रहा है। फीस इसकी मात्र 1000 पर मंथ है। 12 से 14 महीने का ये कोर्स चलेगा, जिसमें इसके साथ ही वनडे एग्ज़ाम और इसके साथ ही टेस्ट सीरीज जितने भी एग्ज़ाम होते रहेंगे उसका फोकस किया जाएगा और फाउंडेशन बैच चलाया जाएगा। अगर आपको हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना है तो 9616401222 पे अपना आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।